नमस्कार, मैं समीक्षा दादीज पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। मुरादाबाद में नगर निकाय चुनाव के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से की अपील। पहले भगवान राम, अब हनुमान की पूजा करने वालों को बंद करना चाह रही कांग्रेस, पीएम मोदी का तंज। सूडान वार से भारत में सुरक्षित लौटे लोग, इंडियन आर्मी और पीएम मोदी का किया धन्यवाद। तेज प्रताप यादव का डीएसएस 6 साल बाद हुआ एक्टिव, तब भागवत अब बागेश्वर धाम बाबा निशाने पर। संकट में एनसीपी का अस्तित्व, महाराष्ट्र में जल्द कुछ होगा बड़ा। पवार के इस्तीफे पर किधर है बीजेपी का इशारा। राहुल गांधी को फिलहाल गुजरात कोर्ट हाई से नहीं मिली राहत, फैसला रखा सुरक्षित। प्रियंका गांधी ने अतीक का जिक्र, बीजेपी को दी बड़ी चुनौती। राहुल गांधी ने अब पीएम मोदी से भ्रष्टाचार पर पूछे गंभीर सवाल। केश की गड्डी से भर गया बेड, वेबकोस के पूर्व सीएमडी के खिलाफ सीबीआई के एक्शन में 20 करोड़ बरामद। विरोध के बीच फिल्म द केरला स्टोरी की जीएनयू कैंपस में स्क्रीनिंग 5 मई को होगी रिलीज। अब खबरें विस्तार से। मुरादाबाद में नगर निकाय चुनाव के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से की अपील। यूपी में निकाय चुनाव से पहले चरण का प्रचार मंगलवार शाम थम चुका है। इससे पहले सोमवार को मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशी एडी चोटी का जोर लगाते दिखे। इस नगर पालिक चुनाव को लेकर पुलिस सतर्क है। इस क्रमबद्ध मुरादाबाद में फ्लैग मार्च निकाला गया। चार तारीख को मतदान है नगर निकाय इलेक्शन संबंधी। इसके संबंध में आज ये रूट मार्च एक शहर में किया गया था, जिसमें हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस बीएसएफ के जवान भी थे, पीएससी के जवान भी थे और शहर के सभी अधिकारी, क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी। और उद्देश्य था इस रूट मार्च का कि लोगों के अंदर निर्भीक होकर वो अपना इलेक्शन में मतदान कर सकें और जो खुरापाती तत्व हैं और उनको हम लोग सख्ती से निपटें, इसके लिए तैयारी है हमारी। बहुत सभी को ये मैसेज दिया गया है कि कोई किसी प्रकार से भी यदि इलेक्शन में खुरापात करेगा, शांतिपूर्ण मतदान में किसी प्रकार से भी, उससे बहुत ही सख्ती से निपटा जाएगा। किस तरीके से इसमें हमारे साथ हमारी टीम भी थी, लगातार अनाउंस भी किया गया था और इससे पूर्व में भी हम लोग कार्रवाई करते रहे हैं। और जो परसों इलेक्शन मतदान है उसके लिए पूरी तरह से हमारा फोर्स, हमारी पुलिस मुस्तैद है। किसी प्रकार से किसी भी खुरापाती तत्व को कोई भी गड़बड़ी नहीं करने दी जाएगी, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। पहले भगवान राम, अब हनुमान की पूजा करने वालों को बंद करना चाह रही है कांग्रेस, पीएम मोदी का तंज। कर्नाटक में चुनावी समर अपने पूरे जोरों पर है। भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी कर्नाटक के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है, जिसके बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पहले भगवान राम को बंद किया और हनुमान जी की पूजा को करने वाले हैं। हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है।
प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंगबली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। सूडान वार भारत सुरक्षित लौटे लोग, इंडियन आर्मी और पीएम मोदी का किया धन्यवाद। सूडान में हालत खराब है। वहां के अर्धसैनिक बलों और सेना के बीच चल रहे संघर्ष में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे में वहां मौजूद लोगों की जान मुश्किल में है। ऐसे में काफ़ी संख्या में भारतीय भी सूडान में रहते हैं जो मुश्किल हालत में फंसे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर भारत ने ऑपरेशन कावेरी चलाया है, जिसके चलते भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। बहुत अच्छा लगा। हम कम से कम 328 आदमी आए हैं। इंडिया सरकार आई लव यू। वहाँ कैसा माहौल आप यहाँ आके सेफ महसूस कर रहे हो? वहाँ तो माहौल बहुत ही गड़बड़ है, यहाँ तो बहुत सेफ है। महसूस तो बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि इट्स वेरी रिलीविंग टू बी बैक इन इंडिया। वहाँ इट वॉज लॉट ऑफ ट्रबल पहले इनिशियली और अभी भी काफी ट्रबल है, बहुत अनसर्टन कंडीशंस हैं। बट व्हाट आई वांट टू से इज एक्सीलेंट एफर्ट डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and all the organizations, the Navy, the Air Force. It was very excellent, well coordinated, absolutely flawless और उसमें कोई त्रुटि नहीं थी, कुछ नहीं था। बहुत अच्छा रहा, खुश हैं भारत आके। वहाँ पर काफी सिचुएशन क्रिटिकल है, यहाँ सेफली आ गए आप? या वहाँ पे काफी सिचुएशन क्रिटिकल है। वहाँ पे बमबारी हो रही है, फायरिंग हो रही है, टैंक से गोले दागे जा रहे हैं। अभी सही है, एकदम सेफ एंड एवरीवेयर ऑल द सिटी हैज कोऑपरेट फ्रॉम पोर्सुदान पोर्सुदान से हम फाइटर प्लेन में जिद्दा आए। जिद्दा में सब लोग ने इतना अच्छा हमको ट्रीट किया कि आई कांट एक्सप्लेन रियली। इट वाज वेरी गुड, अमेजिंग। पोर्सुदान से हम जिद्दा से हम दिल्ली फ्लाइट में आए। इट्स वेरी गुड फॉर अस। भगवान ने मेहरबानी के गुड कोऑपरेशन एंड वेयर एंड द इंडिया इज ग्रेट। जय भारत। भारत सबसे अच्छा है। भारत इज ग्रेट एंड नरेंद्र मोदी इज अनबिलीवेबल पर्सन। भगवान उसको 100 साल लंबी उम्र दे। ये सब मोदी के वजह से मुमकिन हुआ है। थैंक यू श्री नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू वेरी मच। हम लोग यहाँ सेफ पहुँच गए हैं और फैमिली से मिल गए हैं। थैंक यू सो मच। हम लोग बहुत 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 आभारी है इंडियन गवर्नमेंट के, मोदी साहब के, इंडियन मिलिट्री के, सऊदीया में जो इंडियन स्कूल है, इन सब ने हमारी बहुत ही सपोर्ट किया है और यहाँ तक हमारी ट्रिप सक्सेसफुल हुई। तेज प्रताप यादव का डीएसएस 6 साल बाद हुआ एक्टिव। तब भागवत, अब बागेश्वर धाम बाबा निशाने पर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का तेल पिलावन, लाठी घुमावन फिर चर्चा में आ रहा है। बिहार में डेरा सच्चा सौदा भी चर्चा में आ गया है। वजह है लालू के बड़े लाल और राज्य के वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के पटना में होने वाले कार्यक्रम में विरोध में तेज प्रताप ने 6 साल पुराना अपना संगठन डीएसएस फिर एक्टिव किया है। इस संगठन के सदस्यों ने आरएसएस के स्वयंसेवकों जैसी वेशभूषा पहन के सड़कों पर भी निकलना शुरू कर दिया है। धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ डीएसएस का प्रशिक्षण शिविर खुद तेज प्रताप अपनी देखरेख में चला रहे हैं और इसकी तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं। संकट में एनसीपी का अस्तित्व, महाराष्ट्र में जल्द कुछ बड़ा होगा। पवार के इस्तीफे पर किधर है बीजेपी का इशारा।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के पद से शरद पवार के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। शरद पवार के फैसले पर सभी दलों की नजरें हैं। उधर राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने कहा, बहुत दिन से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल चल रही थी। इस कई तरह की संभावनाएं बन रही हैं। कई लोगों ने भविष्यवाणी की है कि बहुत जल्द परिवर्तन होगा। मुझे लगता है कि एनसीपी का अस्तित्व संकट में है। पवार साहब की पावर कम हो रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्तीचा निर्णय आज घेतलेला आहे। देखिए, बहुत दिन से महाराष्ट्र का राजनीति में हलचल चल रहा था। अंदर अंदर गुफ्तगू हो रही थी, बहुत संभावना बन रहा था। अब मुझे लगता है उसी दिशा में एक कदम है। बहुत जल्दी परिवर्तन होगा, ऐसा भविष्यवाणी बहुत लोग किए हैं। तो मुझे लगता है कि एनसीपी की अस्तित्व संकट में है और पवार साहब ने अब तक जिस प्रकार पावर लेके और राजनीति कर रहे थे, वो पावर उनका हाथ से कम हो रहा है और महाराष्ट्र की राजनीति में काफी बड़ी परिवर्तन होने वाली है। और मुझे लगता है कि वहाँ लोगों ने जिस दिशा में वोटिंग किया था विधानसभा में और लोगों की जो इच्छा शक्ति थी, उसी दिशा में वहाँ की राजनीति चल रही है। राहुल गांधी को फिलहाल गुजरात हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, फैसला रखा सुरक्षित। गुजरात हाई कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी मोदी सरनेम को लेकर सूरत कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे। गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि उन्हें किसी तरह से राहत नहीं जा सकती। अब इस मामले को लेकर गर्मी की छुट्टी के बाद फैसला सुनाएंगे। बता दें, इससे पहले शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जोरदार दलीलें रखी थी। मामले को लेकर मंगलवार 2 मई को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पुर्णेश मोदी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निरुपम नानावटी पेश हुए। Argument from our side was today we have submitted before the court that this is a case where the sitting MP has crossed the limit. The order passed by the court below is just, legal and proper on all count, including the quantum of the punishment. We also referred and relied upon several questions of law as well as the judgments. We said that we also relied upon the case of the Lily Thomas, several other cases, and our prime submission was that the order passed by the court below is absolutely proper and no interference is required. And after hearing this argument, the court has passed an order that the record and proceedings from the court below may be called for before 15th of May. And after going through the record, our arguments, today we have also filed the written submissions. After considering that the court will pass the final verdict after reopening of the vacation. प्रियंका गांधी ने अतीक का जिक्र कर बीजेपी को दी बड़ी चुनौती। जनसभा के दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी को चुनौती दी। प्रियंका गांधी बोली, बीजेपी एक चुनाव जनता के मुद्दे पर लड़कर दिखाए। जनता के मुद्दे छोड़कर बीजेपी सारी फिजूल की बातें करती है। आइए जानते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कहा। मेरी बातें सुन रहे हैं, कल किसी और पार्टी का नेता आएगा आपके सामने, खूब बातें करेगा और आप उसकी भी बात सुनेंगे। मैंने देखा है कि भाजपा के जितने भी नेता आते हैं वो आपकी समस्याओं की बात नहीं करते, वो आपको ये नहीं बताते कि आपका विकास कैसे होगा, वो आपको ये नहीं कहते कि किस तरह से आपको आगे बढ़ाने की उन्होंने योजना बनाई है। युवा बेरोजगार घूम रहा है, मेरी बहनें महंगाई से जूझ रही हैं, किसान की कमर तोड़ी जा रही है, छोटे व्यापारी रो रहे हैं कि उनका बिजनेस कम हो रहा है, बंद होने को जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के नेता आपके सामने आकर पुरानी बातें उठा रहे हैं, फिजूल की बातें कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, अपनी भलाई के लिए
आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि चुनाव में आपकी बात होनी चाहिए, आपकी समस्याओं को हल करने की बात होनी चाहिए। मैं भाजपा, उनके प्रधानमंत्री, उनके तमाम मंत्री और उनके सारे नेताओं से चुनौती देती हूँ। एक चुनाव किसी भी प्रदेश में, एक चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़के दिखाएं। एक ऐसा चुनाव लड़ें जिसमें ना वो अतीत की बातें करें, ना वो जनता को लड़ाने की बातें करें, ना वो आतंकवाद की बातें करें, ना वो ऐसी बातें करें जिससे जनता के लिए कोई समस्या नहीं है। जनता की जो समस्याएं हैं वो है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, हर रोज सुबह उठकर ये न जानना कि अगला दिन कैसे आएगा, ये है समस्याएं। और जो आतंकवाद की समस्या है जिसके बारे में ये बार बार बोल रहे हैं, वो एक बड़ी समस्या है जिसके हल के लिए सब लोग काम करते हैं। लेकिन कर्नाटका के चुनाव में आकर ऐसी बातें उठाने का क्या मतलब है? कर्नाटका में इन्होंने सरकार चलाई है 3.5 सालों से, मुंह दिखाने लायक नहीं है आपके सामने बोल नहीं सकते क्योंकि जानते हैं कि आपकी समस्याएं बढ़ गई है, कम नहीं हुई। उनसे आप जवाब मांगिए, आप जनता हैं, आप ही में शक्ति है, आप जवाब मांगिए। आज वो कुछ भी कर लें, यहाँ बदलाव की हवा चल गई है, यहाँ बदलाव आएगा, आप बदलाव लाएंगे। और मैं आपसे एक चीज मांगती हूँ कि जब बदलाव लाएंगे तो ठोस तरीके से लाइए, कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताइए ताकि यहाँ पे आपकी एक ऐसी सरकार बने जो आपके लिए समर्पित हो। आपके जो मुद्दे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे अन्य पार्टी के हो। आपकी जिम्मेदारी है कि आप जागरूक बने और आप उनसे जवाब मांगे। बीजेपी की सरकार ने आपके लिए अगर कुछ नहीं किया है, इनको निकाल दीजिए, बदल डालिए सरकार, अपने भविष्य को मजबूत बनाइए, कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताइए और आगे बढ़िए। ये प्रदेश आपका है, इसकी हिफाजत, इसकी सुरक्षा आपके हाथों में है। और इसकी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा तब आएगी जब आपका पेट भरेगा, आप रोजी रोटी कमा पाएंगे, आप अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत बना पाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ध्यान से मेरी बातें सुनी। निम्मेल्लरिगो नन्ना धन्यवाद, नन्ना मेरे साथ एक बार कहिए, जय कर्नाटका, जय कर्नाटका, जय कर्नाटका। राहुल गांधी ने अब पीएम मोदी से भ्रष्टाचार पर पूछे गंभीर सवाल। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के मतदानों में अब चंद दिन ही रह गए हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ रैली की और पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे और भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर सवाल पूछ दिए। बीजेपी की मीटिंग देखिए, नरेंद्र मोदी जी आते हैं, किसी नेता का नाम नहीं लेते। जैसे मैं सिद्धरमैया जी का नाम लेता हूं, डीके शिव कुमार जी का नाम लेता हूं, खारगे जी की बात करता हूं, वैसे मोदी जी किसी नेता की कभी बात नहीं करेंगे। बोम्मई जी, येदुरप्पा जी का नाम तक नहीं लेते, जैसे वो है ही नहीं। कर्नाटक का हर व्यक्ति पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी अपने जो नेता हैं उनका नाम कभी क्यों नहीं लेते। जैसे यहाँ पे आपके बीजेपी के होम मिनिस्टर लड़ रहे हैं, सब इंस्पेक्टर स्कैम में दबा के भ्रष्टाचार हुआ, नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक के होम मिनिस्टर का नाम कभी नहीं लेते। इसके दो कारण हैं। एक कारण है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं। जैसे कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, बाकी लोग कर्नाटक की जनता की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आके कर्नाटक के चुनाव में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं। कर्नाटक की सरकार ने पिछले 3 साल में क्या किया उसके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। तो मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं, ये जो आपकी सरकार है, चोरी की सरकार है, 3 साल पहले ये सरकार
बीजेपी ने चोरी की, लोकतंत्र को नष्ट करके चोरी की, इसके भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोलते? आप ये तो बोलिए, अगर आप उनके नाम नहीं लेना चाहते, येदुरप्पा जी का नाम लेने से डरते हो, बोम्मई जी का नाम लेने से डरते हो, होम मिनिस्टर के नाम लेने से डरते हो, तो ये तो बोलो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ कर्नाटक में क्या किया? कौन सा कदम लिया आपने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए? कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि कर्नाटक में 40% कमीशन सब चीज पे लिया जा रहा है। आपने उस चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया। कर्नाटक की जनता को आप ये भी बताओ, जब कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा के बीच में पानी का मसला उठा तो आपने कर्नाटक की मदद की, हाँ या ना? केश की गड्डी से भर गया बेड। वेब कोच के पूर्व सीएमडी के खिलाफ सीबीआई के एक्शन में 20 करोड़ बरामद। सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मंगलवार 2 मई को बड़ी कार्रवाई की। सीबीआई ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र में उपकेंद्र वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी वेब कोच के पूर्व सीएमडी राजेंद्र कुमार गुप्ता के परिसरों पर छापे के दौरान 20 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। सीबीआई ने बताया कि राजेंद्र कुमार गुप्ता और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति को लेकर केस दर्ज करने के बाद हमने दिल्ली, चंडीगढ़, पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और गाजियाबाद सहित लगभग 19 स्थानों पर रेड की थी। इस दौरान हमने 20 करोड़ रुपए नकदी के अलावा संपत्ति और अन्य कीमती सामानों से संबंधित दस्तावेजों को जब्त किया है। विरोध के बीच फिल्म द केरला स्टोरी की जेएनयू कैंपस में स्क्रीनिंग 5 मई को होगी रिलीज। केरल में 32,000 लड़कियों के लापता होने पर आधारित बहुचर्चित फिल्म द केरला स्टोरी की पहली स्क्रीनिंग मंगलवार शाम को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में की गई। खास बात यह रही कि आमतौर पर जेएनयू में किसी फिल्म की स्क्रीनिंग दिखाने को लेकर बवाल हो जाता है, लेकिन इस फिल्म के साथ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि भरी संख्या में छात्रों ने इस फिल्म में दिखाए गए दर्द को समझा। इस दौरान जेएनयू में द केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन, प्रोड्यूसर अमृत लाल शाह और अभिनेत्री अदा शर्मा भी मौजूद रहीं। द केरला स्टोरी फिल्म छात्रों को दिखाने के लिए सारी जिम्मेदारी एबीवीपी ने ली। उन्होंने इसके लिए सोशल मीडिया पर प्रचार भी किया। मुझे उम्मीद नहीं था कि विपुल जी ये कहानी सुनने के बाद इस फिल्म करने के लिए राजी होंगे, लेकिन जब उन्होंने कहानी सुनी मेरे से, उनकी आंखों में आंसू था। उन्होंने बोला था कुछ भी हो जाए क्या होता है बॉम्बे शहर में, जब भी कोई फिल्म बनता है उसमें कोई स्टूडियो आ जाते हैं, कोई फाइनेंसर आ जाते हैं उस फिल्म को बनाने के लिए, लेकिन हमारी ये फिल्म बनाने के लिए कोई नहीं आए थे। विपुल जी अपने मेहनत की कमाई की एक एक पैसा इस फिल्म में लगा दिए। आप हमारे पास और कोई पैसे नहीं है, बड़े बड़े होर्डिंग नहीं लगा सकते, बड़े बड़े न्यूज़पेपर ऐड नहीं दे सकते, लेकिन हमारी सपना ये है कि हम इंडिया की 150 करोड़ लोग को ये फिल्म दिखाएंगे। तो कुछ लोग चाहते हैं कि सच्चाई बाहर ना आए, तो ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कौन चाहता है कि एक सच्ची घटना, 3 इनोसेंट लड़की की कहानी सुनने में किसी की प्रॉब्लम अगर है तो दे आर द परपेट्रेटर, दे आर द पीपल हु हैज कॉज्ड दिस। केरल में कितनी बड़ी समस्या है कन्वर्जन, इस तरीके की भोली वाली लड़कियों को फंसाना? आई थिंक किसी को भी ड्रग करना और उसे मैनिपुलेट करना ड्रग करने के बाद, और पैसे के लिए किसी को झूठा प्यार करना बहुत गलत बात है, चाहे वो केरला में हो या यूके में हो या किधर भी हो। इट इज़ अ सीरियस इशू एंड आई एम ग्लैड कि हमारी फिल्म से हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। किसी दोस्त ने आपको इस तरह का कुछ फीडबैक दिया हो, कोई ऐसा फैक्ट आपके सामने आया? दोस्त नहीं, पर दादा ने 7 साल के लिए रिसर्च किया और वी मेट द विक्टिम्स जो आपने देखा फिल्म में, वो लड़कियों से हु वेंट थ्रू दिस इन रियल लाइफ, हम लोग मिले उनसे और उनकी एक्सपीरियंसेस सुने। तो तमाम राजनीतिक दल मंशा पर सवाल उठा रहे हैं कि आप लोगों की मंशा ठीक नहीं है, किसी एक धर्म के खिलाफ
धर्म कहाँ से आ गया? हमने तो टेररिस्ट के बारे में बात की। धर्म का तो आप लोगों ने बोलते हैं ना कि धर्म का कोई, अरे टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है। अचानक धर्म कहाँ से आ गए यहाँ पे? ये सेटिस्फेक्शन अगर आम जनता जब पब्लिक 5 तारीख को रिलीज होगा, ये सबको मिले, बस खुशी है। मतलब उसके लिए क्या होगा? जेल अरेस्ट कर लेंगे, जेल जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा?